हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। और आज अपना टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे जीआईएस यानी कि आपके भौगोलिक सूचना प्रणाली से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पे अपन लोग जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज चल रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं तो आपका ये सेशन 1 से 2 या 3 सेशन में ये कंप्लीट होगा, तो आपका 2 से 3 दिन यही चलने वाला है। ठीक है, चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं मर्केटर प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, मालबीट प्रक्षेप एवं सिनसोइडल प्रक्षेप। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा जो कि अंडाकार होमोलोग्राफिक होता है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो मालबीट प्रक्षेप हो जाएगा। ये कैसी आकृति का होता है? ये अंडाकार होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी देख लीजिए इसकी व्याख्या। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। ये जो मालबीट प्रक्षेप है इसी को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहा जाता है। और ये जो प्रक्षेप है इसका विकास जो हुआ था जर्मनी के मानचित्रकार थे मॉलबीट, ब्रेंडेड मॉलबीट, इनके नाम पर इनका नामकरण हुआ है। जैसा कि मर्केटर है तो मर्केटर के नाम पर ही इसको जाना जाता है, ऐसे ही मॉलबीट है तो इनके नाम पर मॉलबीट को जाना जाता है। इसे बेबीनेट का बेबीनेट का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। कभी कभी इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आपके जैसे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ या फिर आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम हुए, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे अंडाकार या फिर रुढ़ प्रक्षेप के वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जिस पर समूचे ग्लोब को भली भांति प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 में सूची 2 और एक बिम्मीय दी गई है, इनकी बिमाएँ दी गई हैं और किसकी एक बिमा होती है किसकी दो बिमा होती है अपन लोगों को यहाँ पे लगाना है। एक बिम्मीय, द्विबिमीय, त्रिबिमीय एवं बिमा रहित। यहाँ पे दिया गया है बिंदु, पिरामिड, वृत्त आरेख एवं गोलीय आरेख। तो जो एक बिम्मीय होता है इसको आप लोग समझें तो ये आपका पिरामिड हो जाएगा। पिरामिड आरेख जो होता है वो एक बिम्मीय होता है। द्विबिमीय आपका वृत्त आरेख आ जाएगा, जिसकी बिमाएँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं। त्रिबिमीय में आपका गोलीय आएगा, यानी कि गोला जो होता है आप लोगों का वो त्रिबिमीय होता है। बिमा रहित आपकी बिंदु विधि हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 3 4 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको यहाँ पे देख लेते हैं, 2 3 4 1 ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देख लीजिए आप लोग, एक बिमीय जो होगा वो पिरामिड आरेख हो जाएगा, द्विबिमीय यहाँ पे वृत्तारेख हो जाएगा, त्रिबिमीय गोलीय आरेख हो जाएगा और बिमा रहित यहाँ पे बिंदु विधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर बल देता है? अनुभवजन्य अध्ययन पर, आगमनात्मक अध्ययन पर, विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर या फिर भावमूलक अध्ययन पर। तो यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग, इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, जो नोमोथेटिक अप्रोच की बात कर रहा है ये भूगोल में जो अपनाई जाती है, कौन से वाले अध्ययन में इसका जोर होता है? तो ये आपका विधि निर्माण संबंधी अध्ययन में इसका जोर दिया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। नोमोथेटिक अप्रोच है इस विधि के निर्माण के अध्ययन पर बल देता है। इसका प्रयोग जो होता है भूगोल में व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। जो नोमोथेटिक अप्रोच है इसका अध्ययन जो किया जाता है भूगोल में किसके लिए किया जाता है? एक तो खुद के लिए कर सकते हैं यानी कि व्यक्तिगत कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति को अपनी स्वयं की विशिष्टता के बजाय सिद्धांत एवं मानदंडों के संबंध में समझा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हीदर ग्राफ संबंध को प्रदर्शित करता है तापमान और वायुदाब के बीच को, तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता के बीच को, तापमान और वर्षा के बीच की, या फिर आर्द्र बल्ब और तापमान एवं वर्षा के बीच की। तो जो हीदर ग्राफ है ये प्रदर्शित करता है, आंसर कीजिए आप लोग, तापमान और ये वर्षा के बीच को ये प्रदर्शित करता है संबंधों को। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। हीदर ग्राफ क्या है? एक विशेष ग्राफ का
क्लाइमोग्राफ है जिसमें औसत मासिक तापमान होता है और औसत मासिक वर्षा होती है। इनके मूल्यों को समझा जाता है उनकी कोटियों एवं भुजाओं, जो भुजाएं होती हैं यानी कि इनकी लाइंस जो होती हैं, इनके रूप में अंकित किया जाता है। किसी स्थान का हीदरग्राफ बनाने की जो विधि होती है वही क्या होती है, क्लाइमोग्राफ बनाने की ही विधि होती है। अंतर इसमें क्या होता है कि हीदरग्राफ में औसत मासिक तापमान एवं औसत मासिक वर्षा के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया गया था वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। जलवायु आलेख का प्रयोग इसमें किया गया था, यानी कि जो आपका क्लाइमोग्राफ है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कार्टोग्राम है मानचित्र पर मौसम घटकों का प्रतिनिधित्व, मानचित्र पर सांख्यिकी डेटा का प्रतिनिधित्व, मानचित्र पर भौतिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व या फिर मानचित्र पर सांस्कृतिक घटकों का प्रतिनिधित्व। तो जो कार्टोग्राम होता है वो क्या होता है, कार्टोग्राम होता है मानचित्र पर जो सांख्यिकी डेटा होते हैं उनको वहाँ पे दर्शाया जाता है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल वी मालवीड एक कार्टोग्राफर हैं, कहाँ के हैं, स्पेनिश के हैं, फ्रेंच के हैं, जर्मन के हैं या फिर डच के हैं। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। कहाँ के हैं ये, मालवीड जर्मन के हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जीआईएस में निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा आरूप फॉर्मेट उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के संगत होता है। सीएडी आंकड़ा है, आपके डीएलजी आंकड़ा आरूप है, वेक्टर डाटा है या फिर आपका राष्ट्र आंकड़ा है। कौन सा होगा यहाँ पे जो कि जीआईएस में यूज़ किया जाता है, तो वो देखिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीआईएस में जो यूज़ किया जाता है फॉर्मेट उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के संगत होता है वो आपका राष्ट्र डेटा होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राष्ट्र डेटा की कुछ विधियाँ दी गई हैं, देख लीजिए क्या क्या होता है राष्ट्र डेटा में, इसको याद कर लीजिए। जो जीआईएस होता है इसमें राष्ट्र डेटा जो डेटा होता है आंकड़ा आरूप उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों के संगत होता है। राष्ट्र विधि में संग्रहण होता है तथा प्रतिबिंब प्रक्रिया के लिए अत्यधिक कंप्यूटर स्पेस एवं स्मृति की आवश्यकता होती है, यानी कि कंप्यूटर होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, उसमें मेमोरी भी होनी चाहिए। राष्ट्र विधि में सुदूर संवेदन आंकड़ों के साथ में मानचित्र आंकड़ों का एकत्रीकरण होना चाहिए और वहाँ पे प्रतिस्थापन वो करना आसान होता है, यानी कि मानचित्र को इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें जब मानचित्र बनाएंगे राष्ट्र डाटा विधि से तो उसमें आंकड़े जो होते हैं, डेटा होता है, उसका एकत्रीकरण यानी इकट्ठा करना उसका आसान होता है। जो राष्ट्र विधि होती है उसमें अनुरूपण करना सरल होता है। क्यों, क्योंकि जो धरातली इकाई होती है एक ही आकार तथा आकृति की यहाँ पे दिखाई देती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है। भू आवरण है, बादल आवरण है या फिर जल आवरण या फिर आपका वनस्पति आवरण। जो रिमोट सेंसिंग में प्रॉब्लम पैदा कर रही है वो कौन सी हो जाएगी, आंसर कीजिए आप लोग क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए जब बादल छा जाते हैं ना तो तब क्या होता है, जो रिमोट सेंसिंग होती है वो अपना काम करना बंद कर देता है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। सैटेलाइट क्या है, रिमोट सेंसिंग डाटा के माध्यम से छाया क्षेत्रों का संग्रह किया जाता है, यानी उनको इकट्ठा किया जाता है, जिसके माध्यम से वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उनके रंगों का अध्ययन किया जाता है और इसी के माध्यम से भू आवरण, जल आवरण, वनस्पति आवरण, इन सभी का छाया चित्र यानी कि इनका जो फोटोग्राफ होता है वो अंकित किया जाता है। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा संग्रह में बादल आवरण समस्या पैदा करती है, जिसके कारण चित्र की स्पष्टता यहाँ पे दिखाई नहीं देती, क्लियरिटी नहीं होती। जब बादल छा जाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्लर ब्लर हो जाता है, काले काले बादल जब होंगे तो जो आपका रिमोट सेंसिंग है वो कार्य करना बहुत कम कर देता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा व कटिबंधों पर समान लंबाई रखने वाले सही आकार प्रक्षेप को चिन्हित करना है। यहाँ पे पॉलीकॉनिक प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप या फिर आपका मॉलवीड प्रक्षेप। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। तो ये भूमध्य रेखा एवं कटिबंधों पर समान लंबाई रखने वाले की पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका मर्केटर प्रक्षेप की बात हो जाएगी। ये आपका समकोण पर काटता है मर्केटर प्रक्षेप, ठीक है, इस तरीके से काटा जाता है ये।
जिसकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको देख लीजिए। भूमध्य रेखा एवं कटिबंधों पर समान लंबाई रखने वाले सही आकार प्रक्षेप के रूप में मर्केटर प्रक्षेप जो है वो चिन्हित किया जा सकता है। मर्केटर प्रक्षेप एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, अतः इस प्रक्षेप का प्रयोग नौ संचालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पवनों की दिशा एवं महासागरीय जलधाराओं को प्रदर्शित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी सीधी रेखा जो मर्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलाती है उसे एक दिश नौपथ यानी कि रंब लाइन या फिर लॉक्सोड्रोम लाइन्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, सीधी रेखा होती है जो कि दो स्थानों को इस तरीके से मिलाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, लॉक्सोड्रोम या फिर रंब लाइन इसको बोला जाता है। आगे बढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक मानचित्र है जिसकी रचना प्रदर्शक भिन्न 1:5500 पर की जाती है और उसको छोटा करके यदि आधा किया जाए तो उसका प्रदर्शक भिन्न क्या होगा। क्या होगा यहाँ पे बताइए, अगर छोटा करके उसको आधा कर रहा है, ठीक है, अगर आधा करेगा तो उसके क्या होगी, जब अपन उसको छोटा करेंगे तो ये अपना जो भिन्न है हर है ये बढ़ जाएगा यानी कि 5500 इंटू इसमें 2 कर देंगे तो ये आपका 11,000 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब छोटा करेंगे तो इंटू करेंगे और अगर बड़ा करेंगे तो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी क्षेत्र के मानचित्र पर जिसका मापक 1:40,000 है, दो स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, उसी क्षेत्र के हवाई छाया चित्र पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो जो हवाई छाया चित्र है उसका मापक क्या होगा। 40,000 यहाँ पे दी गई है ये दूरी, और दूसरे स्थान की यहाँ पे आपको बीच के स्थानों की दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई है। उसी क्षेत्र के हवाई छाया चित्र पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हवाई छाया चित्र का मापक यहाँ पे पूछा गया है, तो जो छाया चित्र का मापक होगा 4 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पे और ये 40 दिया गया है, तो यानी कि इसको अपन लोग को डिवाइड करना है 4 से, तो ये जाएगा आपका 1 बराबर आपका 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए हो जाएगा, ए होना चाहिए ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे ए होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, 1,06,000, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 16,000। यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी गई है कि मापक जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, तो हवाई छाया चित्र का मापक होगा 1:16,000 का होगा। 1:40,000 यहाँ पे दिया गया है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 4 बराबर कितना होगा, ये आपका 1,60,000 होना चाहिए, और यहाँ पे दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 16,000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि एक मानचित्र प्रक्षेप पर रेखाजाल का निर्माण हेतु घटाई गई पृथ्वी का अर्धव्यास r है, तो जो गाल प्रक्षेप पर रेखाजाल की भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी, 2πr, 4πrj, 2πr cos 45 डिग्री या फिर 2πr tan 60 डिग्री। तो यहाँ पे छाया चित्र की होगी वो आपका 2πr cos 45 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखाजाल की भूमध्य रेखा पर लंबाई होगी। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, पर्ण प्रतीकी मानचित्र या फिर आपका समान रेखा मानचित्र, बिंदु मानचित्र या फिर आपका वर्णमापी मानचित्र। जो आपका मात्रात्मक नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, वर्ण प्रतीकी हो जाएगा, बाकी के सभी मात्रात्मक है यानी कि सभी में डेटा होता है, इसमें आपका डेटा नहीं होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। वर्ण प्रतीकी मानचित्र मात्रात्मक मानचित्र नहीं होता है, इसमें क्या होती है, डिज़ाइन होती है, कलर्स होते हैं यहाँ पे। इसके आधार पर मानचित्र को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, अमात्रात्मक वितरण एवं मात्रात्मक। अमात्रात्मक में कौन सा होता है, ये जो मानचित्र होता है इसका निर्माण
नामिक मापक या फिर मापन के आंकड़ों का प्रतिकरण किया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इंसान के अनुसार या फिर आपके कलर डिजाइन इनके अनुसार यहाँ पे मानचित्र बनाया जाता है। डेटा यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। और जो आपका मात्रात्मक मानचित्र होता है, इसमें जैसे वर्षा कितनी हुई है प्रति वर्ष में, उसके सेंटीमीटर्स मापे जाएंगे। जनसंख्या कितनी है, कहाँ पे 5 लाख है, कहाँ पे 4 लाख है। ये क्या होता है, डेटा होता है जो कि फिक्स्ड होता है कि हाँ यहाँ पे एग्जैक्ट इतने हैं, एग्जैक्ट डेटा निकाल सकते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन है आंकड़ों का, ये जो मानचित्र है ये सभी क्या होता है, आपका मात्रात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एक स्थलाकृति मानचित्र अथवा भूपत्रक जिसकी संख्या 63 N है, नॉर्थ में है, और इसमें लक्ष्य के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थल पर वास्तविक दूरी क्या होगी। 63 डिग्री नॉर्थ की यहाँ पे पूछा गया है। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या फिर आपका 10 किलोमीटर। तो जो 63 नॉर्थ में पूछा गया है यहाँ पे आपका, इसका ऑप्शन जो होगा वो 10 किलोमीटर होगा। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर होगी। सी ऑप्शन आपका, सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने हेतु सर्वोत्तम विधि है पृथक छायांकन बिंदु, कोरोप्लेथ या फिर आइसोप्लेथ। जनसंख्या के वितरण के लिए सबसे जो बढ़िया विधि मानी जाती है वो होती है आप लोगों की बिंदु विधि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको डॉट मेथड भी बोला जाता है। देख लीजिए इसका व्याख्या। कोरोप्लेथ मैप का जो उपयोग किया जाता है जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने में किया जाता है। प्रथम छायांकन से जनसंख्या की अवस्थिति प्राप्त की जाती है। आइसोप्लेथ समताप रेखा की तरह ही होता है और इससे परसेंटेज एवं अनुपात दिखाया जाता है। ये आपका आइसोप्लेथ से दिखाया जाता है। बिंदु मानचित्र यानी कि डॉट मैप से कोरोप्लेथ या फिर आइसोप्लेथ में भी बदला जा सकता है, किंतु जो कोरोप्लेथ है तथा आइसोप्लेथ है इससे बिंदु मानचित्र नहीं बन सकता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा नोट करके चलिए। जो आपका कोरोप्लेथ है और आइसोप्लेथ है इसको तो इसमें बिंदु विधि को बदला जा सकता है कोरोप्लेथ एवं आइसोप्लेथ में, लेकिन इसको फिर से बदल नहीं सकते अपन लोग बिंदु विधि में। बिंदु मानचित्र द्वारा एक बिंदु पर निर्धारित जनसंख्या के आसानी से कहीं भी दर्शाया जा सकता है। जैसे क्या होता है कि जैसे एक डॉट हमने दर्शाया कि ये हमारा एक डॉट है ये, तो ये एक डॉट बराबर हमने 5 लाख जनसंख्या मान ली, 4 लाख मान ली, 1 लाख मान ली, 5,000 मान ली। ये इस तरीके से यहाँ पे जनसंख्या को प्रदर्शित किया जाता है। आगे बढ़िए। केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप में प्रकाश का स्रोत कहाँ रखा जाता है। ग्लोब के केंद्र पर, ग्लोब की परिधि पर, अनंत पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो केंद्रक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप है इसमें जो प्रकाश का स्रोत होता है वो कहाँ पर रखा जाता है, आपका ग्लोब के केंद्र में रखा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसकी व्याख्या। 3 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, भूमध्य रेखीय खमध्य प्रक्षेप, ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप और तिर्यक खमध्य प्रक्षेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक ग्राफ जिस पर किसी प्रकार के एक वर्ष के सभी महीनों के आर्द्रबल्ब, तापमान और सापेक्षिक आपेक्षिक आर्द्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है उसे कहते हैं क्या। अर्गोग्राफ, हीदरग्राफ, क्लाइमेटोग्राफ या फिर आपका क्लाइमोग्राफ। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं। ये जो आर्द्रबल्ब होता है जिसमें तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है उसको बोला जाता है क्या, क्लाइमोग्राफ इसको बोला जाता है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देखिए ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन है वो करीब 14,000 के करीब में क्वेश्चन यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये सभी टॉपिक वाइज हैं और मैं ये सोच रही थी कि आपका जो जून एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, उससे पहले अगर आप ये सभी क्वेश्चंस कर जाते हैं तो आपका क्या होगा, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। वह ग्राफ जिस पर किसी स्थान के एक वर्ष के सभी महीनों को आर्द्रबल्ब और तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता इनके मध्य संबंधों को दर्शाया जाता है इसको क्या बोला जाता है, क्लाइमोग्राफ इसको बोला जाता है। और ये जो आरेख है इसको पहली बार गिफिट टेलर के द्वारा बनाया गया था और इस आरेख को देखकर किसी स्थान की जलवायु संबंधी सामान्य दशाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हीदरग्राफ,
ये क्या होता है, इसके अंतर्गत औसत मासिक तापमान एवं वर्षा के मूल्यों को क्रमशः कोटियों यानी कि ऑर्डिनेट्स व भुजा यानी कि एब्सिक्स में दिखाया जाता है। ठीक है, भुजा और कोटियों में किस में दिखाया जाता है, आपका हीदर ग्राफ में दिखाया जाता है, वो भी आपका औसत मासिक तापमान एवं वर्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है, लॉरेंज कर्व, दंडारेख या फिर आपका चक्रारेख, समान रेखा। ये बात कर रहा है असमानता को प्रदर्शित करने की, तो ये आपका कौन सा होता है, लॉरेंज कर्व होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए लॉरेंज के बारे में भी, लॉरेंज वक्र है विक्षेपण मापने की एक ग्राफिक विधि है। इसका प्रयोग धन, आय एवं लाभ आदि की असमानता के लिए किया जाता है। यह एक संचयी प्रतिशत वक्र है। इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉरेंज वक्र कहा जाता है। ज़्यादातर इनके नाम पर ही इनके नाम रखे गए हैं, जैसे आप लोगों ने मर्केटर को देख लिया, मॉलवीट को देख लिया, लॉरेंज को देख लिया, इन्हीं के नाम पर इनके नामकरण हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन, और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग एक बात और बताइए कि आप जो क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं ये वाले, वो पर डे अगर आपको मैं 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन कवर कराऊं तो सेशन थोड़ा लंबा होगा। अगर आप इसमें सहमत हो तो यस लिख लीजिए, तो हम आपको क्या करेंगे 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन कराते जाएंगे, तो क्या होगा आपका जून तक ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।